government and the basics of the essentials of unitary systems, confederal systems and federations. आज हम उसी फेडरेशन के मॉडल के ऊपर जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है उसको डिस्कस करेंगे. That what are the essential prerequisites for a successful federation model. हम जो खुद एक फेडरेशन है तो CSS पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी फेडरेशंस पे जनरली सवाल आते हैं, कभी कभी वो डिफरेंसेस पूछ लेता है यूनिटरी सिस्टम के और फेडरल सिस्टम्स के, बट जनरली ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरेशन से रिलेटेड. इसके अंदर देयर आर मल्टीपल प्रीरेक्विजिट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ फेडरेटिव मॉडल. उसके अंदर सबसे पहला है द विल टू फॉर्म अ यूनियन. In any country there are different constituent units and generally constituent units tend to have their own difference history. और एक मैं आपको important point यहाँ पे नोट करवाता चलूँ जो मैंने पिछले लेक्चर्स में एक दफ़ा पॉइंट आउट भी करवाया था जब हमने यूनिकैमरल और बाइकैमरल मॉडल पढ़ा था. that your federations tend to be amongst the countries that are more diverse. Unitary system उन countries के लिए बेहतर है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन है और होमोजेनिटी आइडियाज़ है. फेडरेशंस उन कंट्रीज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है. दैट इज़ वाई सम क्रिटिक्स आर्ग्यू कि अफगानिस्तान को यूनिटरी स्टेट नहीं होना चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए, बिकॉज डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है. वाई? बिकॉज हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट के अंदर आपको एक ख़ास किस्म का तबका नज़र आता है. कुछ जैसे इवन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पंजाब का नाम ही पंजाब इसलिए बिकॉज पंजाबी एथनिसिटी इज़ डोमिनेट हियर. सिंध में सिंधी एथनिसिटी इज़ डोमिनेट. आप दूसरे एरियाज़ में हर जगह की अपनी अपनी एथनिसिटी डोमिनेट है और इसीलिए वो जो मज़ीद सूबों की भी अगर बात होती है, कल को मज़ीद सूबे भी बनते हैं, देयर विल बी मोस्ट लाइकली ऑन द एथनिक ग्राउंड्स. तो आपका एक सराइकी सूबा बनता है या हज़ारा प्रोविंस बनता है, तो उसके अंदर भी आपको हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट की अपनी एक ethno-linguistic and cultural composition नजर आएगी. So because of this diversity and this different composition of different constituent units, हर constituent unit के interests भी different होते हैं. तो इसीलिए वो constituent units अपनी diversity की वजह से और अपनी uniqueness की वजह से हमेशा चाहते हैं कि हमें self governance दी जाए, हमारे ऊपर कोई भी सेंटर से बैठ के रूल ना करे. पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन में भी हिस्टोरिकली मसला एक बहुत बड़ा ये रहा है कि सारा रूल इस्लामाबाद से किया जाता था. बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी नहीं थी, सिंध में ऑटोनॉमी नहीं थी, KPK में ऑटोनॉमी नहीं थी, इसलिए ग्रीवेंसेस बढ़े. ईस्ट पाकिस्तान डिबाकल के एक मल्टीपल कॉजेज में से एक कॉज ये भी था बट नॉट गिविंग द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी टू द ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस एंड इट लेड टू सेपरेटिज्म. सो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने फिर बनाया उसके अंदर फेडरेशन पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2010 ने उसको असल उसके लेटर और स्पिरिट में पाकिस्तान को फेडरेशन बनाया, विच वी विल डू सेपरेटली व्हेन वी विल डिस्कस पाकिस्तान मॉडल. बट जस्ट टू हैव द आइडिया जर्मिनेट इन योर हेड दैट फेडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज विच आर मोर डिवर्स. तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है द विल टू फॉर्म ऑफ यूनियन. अब जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके कॉन्टेक्स्ट में अब आपको समझ आ गई होगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, अपनी अपनी एक ख़ास किस्म की हिस्ट्री होती है, एक अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, ख़ास किस्म का एथनो लिंग्विस्टिक मेकअप होता है. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आपस में आ रहे हैं दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, दे आर रेडी टू वर्क टुगेदर. वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आपस में उनकी अंदर एक ये एहसास पाया जाता है कि हम we are better off together than divided, that they realize that it is in their mutual interest to work together with each other as a common unit, as a one unit. So that realization is important and that will amongst them is important, that they want to become part of one federation. The second very important point is that अगर तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर फेडरेशंस नहीं चल सकती.
क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बहुत ऑटोनमी होती है। जैसे पाकिस्तान में देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाती है, उसको इतना ज़्यादा बजट दिया जाता है, टैक्स इकट्ठा करती है, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिसिंग, ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी ही ना हो कि भाई सारी चीज़ें कर सके, या इतने रिसोर्सेज ही ना हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ना दे, या वो खुद रिसोर्सेज अपने नहीं टैक्सेशन से जनरेट कर सकते, तो फिर फेडरेशंस नहीं चल सकती। इसीलिए इनकी कैपेसिटी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की और वो होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ द जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। Geographic proximity is important because let's say this is country A, this is B, this is C. तो A और C अपनी फेडरेशन नहीं, अगर B is a separate country, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी इशू बना था, तो this is because there was a buffer of India. So if there is no direct geographic connection between two constituent units, it's really difficult for them to form a federation. Because federation में आपको coordinate करना होता है, you have to move around. अगर आपकी डिवीजन आ जाती है तो आपके अक्सर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होंगे, तो वो शेयर्ड कॉमनैलिटी का भी मसला आएगा। तो इसीलिए यू नेसेसरली नीड टू हैव जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू फॉर्म अ फेडरेशन। तो दैट इज़ वाई for if countries tend to become very large, it's difficult for them to form a federation. For instance, European Union can only operate on a confederation model. अगर वो एक यूरोपियन यूनियन एक फेडरेशन बन जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को बहुत मसला होगा और वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके जोग्राफिक डिस्टेंसेस की वजह से उनके इंटरेस्ट्स, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। फोर्थ इज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और ये उससे पिछले पॉइंट से रिलेट करता है कि इन अ फेडरेशन यूर वन कंट्री under a diversity model, so it's also called unity out of diversity. So you're united despite being diverse. तो इस डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई कलेक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, समथिंग दैट मेक्स यू फील कनेक्टेड एंड यू कैन हैव द आइडिया अबाउट दैट यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. You necessarily need to have group consciousness. If you're a Punjabi and someone is and you belong to Lahore and someone is a Sindhi who belongs to Thar Parkar, you necessarily need to associate with that person and that person need to associate with you. तो आपके अंदर कुछ ना कुछ collective consciousनess का element होना चाहिए, that you're, for instance, the idea about being a Muslim or the idea of being Pakistani, most importantly, कि आपको और आपका एक नैरेटिव हो इस तरह का कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का या अपनी आइडेंटिटी का जो आप लोगों को आपस में बाइंड करता हो. अदरवाइज, फॉर इंस्टेंस, इफ यू डोंट फील कनेक्टेड, यू विल प्रॉब्ली से व्हाई शुड माय टैक्स मनी गो टू अ पर्सन इन थर्ड पार्कर, और उनको मदद करने के लिए क्यों जाना चाहिए. अदरवाइज यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट. बट द वेरी रीजन यू डोंट क्वेश्चन इज बिकॉज यू फील कनेक्टेड with that person you have never met in third, and you're ready to let your tax money spent on that person. And the vice versa is also true, that they give tax money which is spent on public schools and hospitals and infrastructure projects and so on and so forth. ठीक है, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की पॉपुलेशन में. द फिफ्थ इज द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिस्पैरेज इंटरेस्ट्स फेडरेशंस के अंदर लाजमी आते हैं, बिकॉज डाइवर्स पॉपुलेशंस होती हैं जिनकी वजह से हमेशा बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे. ये कॉम्प्रोमाइज़ तभी पॉसिबल है अगर एक टॉलरेशन की स्पिरिट है इन यूनिट्स के अंदर. अगर टॉलरेशन की स्पिरिट नहीं है तो जो होगा आपका प्रेडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट होगा वो बुली करने की कोशिश करेगा छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को, और छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे, वो एलिनेटेड फील करेंगे, और देन दे विल लीड एन अग्रेसिव स्ट्रगल अगेंस्ट द मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंट यूनिट. तो ये उस चीज़ को, उस यूनियन को ख़राब कर देती है. दैट्स व्हाई देयर नीड्स टू बी स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, देयर नीड टू बी स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, देयर नीड्स टू बी स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन. द सिक्स्थ इज द सिमिलैरिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपके कल्चरल पैटर्न्स और वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द वे पीपल ऑर्गेनाइज देयर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल कल्चर. इसकी एक मिसाल इस तरह है कि अगर हर सूबे की सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिजिनस नुमाइंदा जमातें हों, कोई यानी कि हमारे यहाँ इस तरह का मसला नज़र भी आता है कि सिंध को एक जमात रिप्रेजेंट करे, पंजाब को एक जमात रिप्रेजेंट करे, बलूचिस्तान को एक, KP को अलग. इस तरह अगर हो तो बहुत ज़्यादा डिविजन्स होंगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सिर्फ अपने सूबे से टाई करता है. तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर
पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोविंस के आवाज़ उठाएगी जो कि शायद दूसरे सूबों के इंटरेस्ट में ना हो, बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल इंसेंटिव forces them to take care of their own province only. That is why if there are similarity of social and political institutions, that you have political values are common amongst constituent units, their socio-cultural norms are similar, not identical, because otherwise the diversity नहीं होगी. The idea of unity out of diversity में ये चीज़ important है कि similarity हो, तो ही आपकी फेडरेशन जो है वो सही तरह चल सकती है. The seventh idea is democracy. जमहूरियत अगर नहीं है, मोनार्की है, तो फेडरेशन नहीं अच्छे तरीके से चलता. मिसाल देखिए, ये दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज ही फेडरेशंस हैं, एंड यूएई इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल. वो इसी वजह से हैं बिकॉज अगर आप मोनार्की एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस करवा दें तो मोनार्की टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट पावर. वो चाहते हैं कि बादशाह और रॉयल फैमिली जो है वही सारी डिसीजन मेकिंग करें, जबकि फेडरेशंस पावर डिवॉल्व करते हैं कि प्रोविंसेस को और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स को भी आपने ऑटोनॉमी देनी होती है. तो इट गोज अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑन विच मोनार्की इज ऑर्गेनाइज्ड. सो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है ऑफ गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू पीपल, इट्स आइडिया अबाउट बीइंग पीपल सेंट्रिक, इज वेरी conducive and complementary to the idea of democracy, to the idea of federations, which says that more devolution of power should be done so that most number of people get most number of representation. The eighth important point is that there should be equality amongst the constituent units, which means that there shouldn't be widespread systematic structural inequalities that are artificially constructed from the central government. So it's very important कि आपके जो इकाइयाँ हैं वो आपस में इतनी इनक्वालिटी उनमें ना हो. अगर एक प्रोविंस बहुत खुशहाल है और वो इस वजह से खुशहाल है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर ही सारी पैसा लगाया है, वहाँ पर ही सारी इन्वेस्टमेंट की है, वहीं पर सारा कुछ किया है, तो दूसरे सूबे एलिनेट फील करेंगे. पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एक मसला रहा है, कहा जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब को एलोकेट होते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर की जाती है, जिसकी वजह से अदर स्मॉलर प्रोविंसेस फील निगलेक्टेड, मार्जिनलाइज. फिर वहाँ पे सेपरेटिज्म की तहरीकें भी चलती हैं जिनको फिर फॉरेन कंट्रीज फ्यूल भी करती हैं. फिर वहाँ पर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की वजह से आपकी नेशनल इंटीग्रेशन के मसले भी आते हैं. तो देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग्स कंस्टिट्यूएंट इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट दीज कंट्रीज. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसीलिए है कि बाईकैमरल लेजिस्लेटर as a sine qua non for federations. Why? Because remember bicameralism की जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि अपर हाउस में तमाम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है. तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यही काम करती है कि आपके छोटे सूबों को भी बराबर की नुमाइंदगी दे के इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे लेती है. सो इट्स अ स्टेप ऑफ क्रिएटिंग इक्वालिटी अमंग्स्ट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कि आपके अपर हाउस में जो सेनेट है आपकी पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस, वहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं तमाम प्रोविंसेस से. तो इसका मतलब वो कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन पास नहीं होने देंगे जो सिर्फ एक मेजॉरिटी प्रोविंस को सूट करती है, बिकॉज वो तीन छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जिनके नंबर ऑफ लेजिस्लेटर सेम है वो इकट्ठे होकर उस लेजिस्लेशन करने का एक तरीका है. इसी तरीके से आप फाइनेंशियल या फिस्कल डेवोल्यूशन भी करते हैं इन द सेंस के रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द प्रोविंसेस, कि सिर्फ एक ही सूबे को सारा शेयर ना जाए. हर सूबे को, जैसे पाकिस्तान में NFC अवार्ड दिया जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड, अब जो कि 7th NFC अवार्ड से अगला देना अभी नहीं दिया. उसके अंदर एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ज्योग्राफी, ये सारे वो ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें ऐड करके उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि कितना किस सूबे को कितने रिसोर्सेज फेडरल डिविजिबल पूल से एलोकेट करने हैं, डिवाइड करने हैं प्रोपोर्शनली. तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी फेडरेशन की सक्सेस के लिए. अगला एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट है कि देयर शुड बी अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. A codified constitution means कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ताकि उसके अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ हो कि ये सूबे की पावर्स हैं और ये फेडरेशन की पावर है, ताकि क्लैश ना आए दोनों के दरमियान, एक डिस्प्यूट ना आए दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो और आपको पता हो आपने क्या करना है अगर सूबे आपस में क्लैश करते हैं.
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, दो तरह की लेजिस्लेशन होती है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कि आम कानून साजी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनमें मेथड ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन is more rigorous and difficult than ordinary legislation। तो जैसे पाकिस्तान में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करने के लिए आपको दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 50% प्लस 1 वोट चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए पाकिस्तान में दोनों हाउसेज में 2/3, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन आइडेंटिकल टर्म्स। तो ये दिस इज मोर डिफिकल्ट। So countries which have more difficult laws, a more difficult mechanism for passing a constitutional amendment than an ordinary legislation, उन countries को कहा जाता है कि उनका rigid constitution। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होगा तो फेडरेशन को कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से कोई पार्टी आएगी और वो अगर उसे लगता है कि उसने पावर कॉन्सेंट्रेट करनी है तो वो सूबों के इख्तियारात और उनके पावर्स ले लेगी। लेकिन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि चूंकि बहुत मुश्किल है ये 2/3 की बार अचीव करना ख़ास तौर पे, और दोनों सूबों दोनों हाउसेज में लेना, और तो इसलिए it becomes difficult to change constitution and thereby change the federal character of the country। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत रिजिड है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज प्लस 2/3 of the 50 states should ratify that amendment, then it becomes a constitutional amendment। And that's why not coincidentally US has only 27 amendments probably in the last 250 years। So rigidity of constitution protects that character of the constitution, and if the country is federation, that federal character gets protected by this rigidity। There needs to be an independent judiciary, to no surprise, because judiciary protects the fundamental character of the constitution। judicial review की power होती है आपकी judiciaries के पास होना ज़रूरी है, because जुडिशियल रिव्यू के हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कैरेक्टर को चेंज करे, जुडिशियल उनको स्ट्राइक डाउन कर सके। तो इसलिए इस पावर के ज़रिए जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए स्टेट की जुडिशरी इंश्योर कर सकती है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसा लॉ ना हो जो कि स्टेट के फेडरल कैरेक्टर को अंडरमाइन करे किसी फेडरेशन में। और प्लस जुडिशरी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन अगर डिस्प्यूट होता है फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कि फेडरल गवर्नमेंट कहता है मेरी अथॉरिटी है इस चीज़ पे, प्रोविंशियल कहती है मेरे पे है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेहतर न्यूट्रल आर्बिटर होके आर्बिट्रेट कर सकता है, उसको डिलिनेट कर सकता है कि किसकी अथॉरिटी, और पीसफुली उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकम्स टू हाई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट इज़ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि आवाम की बेहतरी की जाए, आवाम को हकूक़ दिए जाएँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो लोगों की लिबर्टीज़ और राइट्स को ट्रम्प करना शुरू कर दे, लोगों को इक्विटेबल डेवलपमेंट दी जाए। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों का मकसद ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ absolutely not possible without the provision of fundamental rights, the right to speech, freedom of assembly, freedom of association, civil rights and liberties. Also, this is important because provision of fundamental rights act as a check on government। क्योंकि अगर आपके पास सिविल राइट्स मौजूद हैं, लाइक यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो अगर गवर्नमेंट पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कम करने की कोशिश करती हैं तो आपकी सियासी जमातें आपको मोबिलाइज करके उसके खिलाफ नहीं होगा तो फेडरेशन को कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से कोई पार्टी आएगी और वो अगर उसे लगता है कि उसने पावर कॉन्सेंट्रेट करनी है तो वो सूबों के इख्तियारात और उनके पावर्स ले लेगी। लेकिन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि चूंकि बहुत मुश्किल है ये 2/3 की बार अचीव करना ख़ास तौर पे, और दोनों हाउसेज में लेना, और तो इसलिए it becomes difficult to change constitution and thereby change the federal character of the country। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत रिजिड है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज प्लस 2/3 of the 50 states should ratify that amendment, then it becomes a constitutional amendment। And that's why not coincidentally US has only 27 amendments probably in the last 250 years। तो rigidity of constitution protects that
character of the constitution, and if the country is federation, that federal character gets protected by this rigidity. There needs to be an independent judiciary, to no surprise, because judiciary protects the fundamental character of the constitution. Judicial review की power होती है, आपकी judiciaries के पास होना ज़रूरी है, because जुडिशियल रिव्यू के हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कैरेक्टर को चेंज करे, जुडिशियल उनको स्ट्राइक डाउन कर सके. तो इसलिए इस पावर के ज़रिए जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए स्टेट की जुडिशरी इंश्योर कर सकती है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसा लॉ ना हो जो कि स्टेट के फेडरल कैरेक्टर को अंडरमाइन करे किसी फेडरेशन में. और प्लस जुडिशरी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन अगर डिस्प्यूट होता है फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कि फेडरल गवर्नमेंट कहता है मेरी अथॉरिटी है इस चीज़ पे, प्रोविंशियल कहती है मेरे पे है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक बेहतर न्यूट्रल आर्बिटर होके आर्बिट्रेट कर सकता है, उसको डिलिनेट कर सकता है कि किसकी अथॉरिटी, और पीसफुली उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकम्स टू हाई. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द लास्ट इज़ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि अवाम की बेहतरी की जाए, अवाम को हकूक़ दिए जाएँ. सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो लोगों की लिबर्टीज़ और राइट्स को ट्रम्प करना शुरू कर दे, लोगों को इक्विटेबल डेवलपमेंट दी जाए. तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों का मकसद ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है. और ह्यूमन डेवलपमेंट इज absolutely not possible without the provision of fundamental rights, the right to speech, freedom of assembly, freedom of association, civil rights and liberties. Also, this is important because provision of fundamental rights act as a check on government. क्योंकि अगर आपके पास civil rights मौजूद हैं, like you have freedom of speech, you have freedom of assembly, तो अगर गवर्नमेंट पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कम करने की कोशिश करती हैं तो आपकी सियासी जमातें आपको मोबिलाइज करके उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती हैं और गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकती हैं दैट दे टो लाइन एंड नॉट टेक द पावर ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूट्स constituent units away. So in both ways provision of rights is very important. तो ये अब हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं. यूनिटरी सिस्टम्स के अंदर आपकी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. दी constituent units do not have an independent existence. The central government can give them powers and take powers from them anytime according to its own convenience, according to its own whims. In the confederations, by contrast, there is an agreement amongst the sovereign independent states to join a union so that they can work together on the collective interest matters. In this model, you have an all-powerful state governments, but you do not have a powerful central government. इसके अंदर constituent units sovereign नहीं होते, पूरी country एक sovereign होती है, इनके अंदर इनके सारे constituent units sovereign होते हैं. In the federations, power is divided and coordinated between central government and state government, और दोनों कुछ कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया था, कुछ फेडरल गवर्नमेंट को. इनके अंदर भी सॉवरेंटी नहीं होती कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की, हेंस दे कैन नॉट सेसीड फ्रॉम द यूनियन लाइक दे कैन डू इन कॉन्फेडरेशंस, बट they have relative autonomy in administration, financial matters and legislative matters in that regard. तो ये तीनों जो मॉडल्स हैं आपके सामने, इनका कंपैरिजन आपने अंडरस्टैंड करना है. प्रेफरेबली मेक अ कंपैरिजन वाला वेन डायग्राम और चार्ट एज वेल इफ़ दैट कम्स इन द पेपर, और आप इसको पहले से अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर करें. हम अगले लेक्चर के अंदर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.